हेलो स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंट में लेबर चैप्टर यानी एम्प्लॉइज कॉस्ट चैप्टर में स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन हमने छोड़ रखे थे। 3 स्टेप में चैप्टर था। पहली स्टेप लेबर कॉस्ट, सेकंड स्टेप लेबर टर्नओवर, थर्ड स्टेप इंसेंटिव एंड बोनस स्कीम्स। तो वो स्कीम मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चन करवा दिए। उसमें 2 स्कीम मेन रह गई आजकल, हल्स एंड रोवन। हालांकि उसमें भी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 10th एंड 11th, वो हम ऑनलाइन क्लास में देख लेंगे। अब पहली स्टेप का कंसेप्ट समझते हैं कि जैसे हमने मटेरियल कॉस्ट निकाली थी, तो कैसे निकाली थी याद करो कि मटेरियल हमने लाने से लेके गोडाउन गेट तक के सारे एक्सपेंसेस उसके कॉस्ट में इंक्लूड कर लिए थे। फिर नॉर्मल लॉस अगर था तो एब्सॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स था, तो इफेक्टिव कॉस्ट आई थी, याद करो। ऐसे लेबर में देखते हैं, एक वर्कर को हम क्या क्या देते हैं, वो सब लेबर कॉस्ट, और वही उसकी अर्निंग। आप नाम कुछ भी रख दो, यानी मैं अपने वर्कर को वेजेस देता हूं, सैलरी वर्ड देता हूं। वर्ड से क्या होता है, सैलरी या रेम्युनरेशन वर्ड रख लो, क्या फर्क पड़ना। तो वेजेस, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, उसके नाम से मैं पीएफ में जमा करवाता हूं, उसके नाम से मैं ईएसआई एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस में डिपॉजिट करवाता हूं, कंट्रीब्यूट करता हूं। वो भी करता है इक्वल कंसेप्ट, सैलरी में पढ़ा था ना मैंने। तो मैं जितना उसको देता हूं और उसके नाम से डिपॉजिट करता हूं उसके वेलफेयर स्कीम में, वो मेरे लिए तो टोटल लेबर कॉस्ट हो गई, और उसके लिए वही चीज टोटल अर्निंग हो गई, क्योंकि उसको इतना मुझसे मिल रहा है और इतना मैं उसको डिपॉजिट कर रहा हूं, वो भी तो अल्टीमेट बाद में उसी को मिलेगा, तो टोटल अर्निंग हो गई इसको। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, उसको समझते हैं। कोई फॉर्मेट नहीं है, बट फिर भी बताता हूं। स्टेटमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट, या हम कह सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ अर्निंग ऑफ वर्कर। वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो यही अर्निंग है उसकी, और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से करें यानी एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो यही लेबर कॉस्ट है। क्या क्या देंगे हम उसको, बेसिक वेजेस देंगे, बेसिक वेजेस देंगे, और क्या दे सकते हैं हम उसको, डियरनेस अलाउंस दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, डियरनेस अलाउंस, अक्सर आएगा इन क्वेश्चन में। इसे हम कई बार कहते हैं ग्रॉस वेजेस, ग्रॉस वेजेस, ठीक है। और हम उसके नाम से और क्या क्या दे देंगे, तो अलाउंसेस दे सकते हैं, अलाउंसेस कोई से भी, इतने सारे पढ़े थे हमने, कोई से भी आ जाएंगे यहाँ। परक्विजिट्स, यानी उसको मकान दिया रहने के लिए, कार दी, वो सब भी कॉस्ट ही तो है हमारे लिए, पूरा सैलरी जैसे ही तो हो रहा है। बस यहाँ कंडीशन अनकंडीशन के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। वो तो जो भी होगा लिखेंगे क्लियर। फिर उसके नाम से हमने कंट्रीब्यूट किया, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ध्यान रखना किसका कंट्रीब्यूशन लिख रहा हूं मैं, एम्प्लॉयर्स। उसका खुद का कंट्रीब्यूशन तो उसकी सैलरी में से डिडक्ट होके जमा करवाया होगा, और सैलरी तो यहाँ ग्रॉस लेते हैं, तो इसमें उसका कंट्रीब्यूशन तो ऑटोमेटिक आ गया, तो उसका कंट्रीब्यूशन तो वो अपनी जेब से देता है ना, और ये हम एक्स्ट्रा देते हैं, यानी उसको सैलरी भी दे रहे हैं और उसको कंट्रीब्यूशन भी जमा करवा रहे हैं, तो उसके लिए तो डबल हो गया ना आपने। तो हमारे लिए कॉस्ट है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ईएसआई एक्सेट्रा। और भी कोई स्कीम दी हो तो उसमें हमने उसको कोई बोनस दिया हो तो बोनस, हमने उसको कोई अलग से, मतलब कोई एक्सग्रेशिया पेमेंट, वॉलेंट्री पेमेंट, कुछ भी क्वेश्चन में आ जाए तो एनी अदर, ओवर टाइम पेमेंट भी आ सकता है, ओवर टाइम पेमेंट भी आ सकता है। ये सब आप जोड़ लो, सब कुछ लेबर कॉस्ट हो जाता है। ये टोटल लेबर कॉस्ट आ गई, ठीक है। अब इफेक्टिव कॉस्ट निकालना है। क्या निकालना है, इफेक्टिव कॉस्ट पर आवर, 1 घंटे की, कि 1 घंटे में उसने कितना कमाया, या 1 घंटे में हमें कितना लेबर कॉस्ट आई। तो हम क्या करेंगे, हम इस लेबर कॉस्ट में डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, हम इसमें डिवाइड कर देंगे वर्किंग आवर्स माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। तो वही कंसेप्ट आ गया ना आपके, कि आपके 10,000 रुपए खर्च हुए 1000 आवर्स पर, लेकिन 1000 आवर्स में से नॉर्मल आइडल टाइम 100 आवर्स तो चला गया,
नॉर्मल आइडल टाइम मैंने बताया था आपको, लंच टाइम आधा घंटा बीच में। तो फैक्ट्री खुली रही 1000 घंटे, लेकिन उसमें से हर एम्प्लॉय ने लंच आधा आधा घंटा काम नहीं किया। अब उस आधा घंटे का पेमेंट तो करा आपने, तो पेमेंट तो किया बट काम हुआ नहीं, मीन्स नॉन प्रोडक्टिव। और नॉर्मल होता ही ये सब जगह, कौन से नहीं बात, ठीक है ना। तो नॉर्मल अगर है तो एब्जॉर्ब बाय गुड यूनिट्स था ना वो मटेरियल में। ऐसे यहां पर लॉस ऑफ 100 आवर्स, जो नॉर्मल आइडल टाइम लॉस हुआ 100 आवर्स का पैसा देना पड़ा आपको, वो एब्जॉर्ब बाय गुड आवर्स। तो गुड तो ये 10,000 और गुड आवर्स कितने 900। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ आपका, वैसे देखा जाए तो आपकी रेट दिख रही 10 रुपए थी, और आप ऐसे डिवाइड करोगे तो आपकी रेट डेफिनेटली 10 रुपए से थोड़ी सी बढ़कर आ गई। कितनी आ गई, तो ये आ गई आपकी 10,000 डिवाइड बाय 900, ठीक है, यानी 11.11। तो ये इसमें 10 रुपए बेसिक हो गए, और ये 1 रुपए 11 पैसे क्या है, ये नॉर्मल लॉस ही तो है, ये नॉर्मल आइडल टाइम क्या तो है, वो एब्जॉर्ब होगा गुड आवर्स में। इन आवर्स ने अपने इसमें एब्जॉर्ब कर लिया, यानी अपनी रेट बढ़ा ली, वरना ये नहीं होता तो रेट 10 रुपए आती है आपकी, और युवा 11 रुपए 11 पैसे आए, तो 1 रुपए 11 पैसे क्या है, नॉर्मल लॉस एब्जॉर्ब बाय गुड आवर्स। तो सेम वही कंसेप्ट जो हम पहले करते आए। तो एक तो ये फॉर्मेट आप लिख लें, है ना। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखें आप। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। अच्छा, एबनॉर्मल टाइम क्या होता है, एबनॉर्मल टाइम होता है जिससे मैंने बताया था पहले, मशीन फेलियर, मशीन ब्रेकडाउन, पावर फेलियर। तो ये कंपनी की गलती से हुआ। अब ये मत बोलना है कि सर हम तो एमपी में रहते हैं, हमारे यहाँ तो लाइट कभी भी चले जाती है, इसमें हमारी क्या गलती। तो उसको नॉर्मल नहीं बोलते, क्योंकि नॉर्मल उस चीज को बोलते हैं जो जनरली होता रहता है। हालांकि अपने एमपी के लिए तो ये भी नॉर्मल है, जनरल लाइट जाती रहती है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ फैक्ट्री डिपार्टमेंट हैज 180 वर्कर्स हु आर पेड एन एवरेज ऑफ 17.5 पर वीक। कितना थे, 17.5 पर वीक, 48 आवर्स। तो एवरेज 17 यानी एवरेज बोल दिया, इसका मतलब हर एम्प्लॉय को 17 रुपए 50 पैसे पर वीक मिलता है। 48 आवर्स, एक वीक कितने का, 48 आवर्स का। डीएनएस अलाउंस पर मंथ होता है 208 आवर्स का 130 रुपीज। यानी कुछ चीज पर वीक दी है, कुछ चीज आवर्स में दी है। प्रोविडेंट फंड डिडक्शन इज 8% ऑन ग्रॉस। डिडक्शन लिखा है तो यानी तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, जो उसकी सैलरी में से कट करके वहां जमा करवाते हैं, ठीक है। तो कट करके जमा करवाते तो कॉस्ट तो पूरी होगी ना, ग्रॉस सैलरी पूरी आएगी। अच्छा, जब भी 8% ऑफ ग्रॉस वर्ड लिखे तो ग्रॉस का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए, दो चीजों को मिला। 1.16% family pension fund of half the number of employees. An employee's state insurance being 1.25 for each. The employer contributing an equal amount. ये जनरल एजम्पशन है इस क्वेश्चन, इन पूरे क्वेश्चन कहीं एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अलग से नहीं दिया है, तो जितना एम्प्लॉय के इसमें से डिडक्ट हुआ उतना ही एम्प्लॉयर का माना। द कंपनी गिव्स ओनली मिनिमम बोनस 8:1/3%, ठीक है, एंड अलाउ स्टैट्यूटरी लीव ऑफ 2 वीक पर ईयर विथ पे, मतलब पैसा नहीं कटता है, साल भर में 2 वीक की छुट्टियां विथ पे होती है। आप छुट्टियां लो, पैसा नहीं कटेगा। शो द वीकली वेजेस समरी, पूछा क्या है, वीकली वेजेस समरी फॉर फाइनेंशियल बुक्स ऑन डिपार्टमेंट लेबर और कॉस्ट फॉर जॉब कॉस्टिंग पर्पस। तो एक तो आपको पूछिए वीकली वेजेस समरी, और एक पूछिए डिपार्टमेंट लेबर और कॉस्ट फॉर जॉब, मतलब पर आवर लेबर कॉस्ट, यानी वो इफेक्टिव आवर्स। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना, हाथ से दिख रहा ना रोवन दिख रहा, सिर्फ वेजेस निकालना है, तो वेजेस में सब चीज जोड़ दो, 1 बाय 1 पढ़ो क्या क्या जोड़ दे जाऊं मैं। तो एक तो लिखा हुआ था 17 रुपए 50 पैसे पर वीक, और हमें निकालना में वीकली है, यानी स्टेटमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट वीकली निकालना, मतलब 1 वीक का निकालना है। तो 1 वीक की बेसिक वेजेस कितनी हो गई, बेसिक वेजेस हो गई आपकी
17.50 180 वर्कर की कितनी हो जाएगी? 17.50 इंटू 180। 180 से अभी इंटू करना चाहो तो अभी करो, या फिर एक साथ भी कर सकते हैं। चलिए अभी से ही करते हैं। 3150, ठीक है, कितनी हो गई? 3150। ये 180 वर्कर की बेसिक वेजेस हो गई। 48 आवर्स की हो गई, 48 घंटे। डियरनेस अलाउंस पर मंथ दिया है और मुझे करना वीकली, तो डियरनेस अलाउंस 130 रुपए जो दिया है ये पर मंथ है, और पर मंथ के 208 आवर्स दिए हैं, जबकि मुझे तो सिर्फ 48 आवर्स का करना है। तो आवर्स वाइज है तो आवर्स वाइज कर ले। वीकली होता तो मैं 4 वीक से डिवाइड करता है, एक महीने में कितने मानेंगे हम? 4। लेकिन आवर्स दिए हैं तो आवर्स से कर लेते हैं। तो जो दिया उसको मानना चाहिए ना, एक्यूरेसी उसी से तो आएगी। क्यों दिया अदरवाइज वो? तो ये हो गया 30 रुपीज, 30 रुपए। कितना आ गया? 30 रुपीज इंटू 180 वर्कर, ठीक है, तो 5400। ये ग्रॉस हो गया 8550 ग्रॉस। तो जब भी ग्रॉस लिखा है मतलब इस पर आप कंट्रीब्यूट करोगे, यानी डीए कंडीशनल माना जाता है, काउंट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और नहीं करना होगा तो वो लिख देंगे। अब इसमें हम क्या क्या करें? तो इसमें हम पीएफ कंट्रीब्यूशन किसका लिखें? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय का तो इसमें से डिडक्ट होके जमा हो गया होगा, तो इसमें से 3000 में से मान लो डिडक्ट होके वहां जमा हो गया, तो हम तो यहाँ 3000 पूरा लिखेंगे ना, क्योंकि हमारे लिए तो पूरे 3000 देना है। आधा उसको दें, आधा जमा कराएं, कॉस्ट तो पूरी है। तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का कुछ भी नहीं करना है, सैलरी ग्रॉस ले लो आप। अब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है पीएफ में, कितना करता है? 8%, 8% ऑफ ग्रॉस, तो 8550 का 8%, 8550 का 8%, 684। और क्या करता है? 1.16 ऑफ फैमिली पेंशन ऑफ हाफ नंबर ऑफ वर्कर्स, ये आधों का ही है इसलिए उसको बाद में करते हैं। ईएसआई 1.25 फॉर ईच, ईएसआई 1.25 फॉर ईच, यानी 180 वर्कर की। इसको भी बाहर लिख देता हूँ 684 को, और इसको भी बाहर लिख देता हूँ 1.25 फॉर 180 वर्कर्स, यानी कि 225। अभी ऑटोमेटिकली 180 वर्कर का ही तो है डायरेक्ट, इसमें 180 से इंटू मत कर देना, 180 वर्कर का ही तो है। और फैमिली पेंशन में कंट्रीब्यूशन जो है वो आप देते हो 1.16%, 8550 का, लेकिन आधे एम्प्लॉय ही इसको अवेल करते हैं, सभी लोगों का नहीं करते हो आप, तो आधा कर देते हैं। यानी 50 रुपीज मान लो, 50 रुपए, ठीक। और क्या? और देखते हैं क्या क्या है। और लिखा है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट इक्वली, कंपनी गिव बोनस 8:1/3, तो बोनस देते हैं। बोनस कितना? बोनस 8.33%, तो 8550 का बोनस। तो ये डीए सब में काउंट होता है, 8 बाकी चीज काउंट नहीं होती है। 712 रुपए। अब आपके पास टोटल विजिट 8550, 684, 225, 50 और 712, टोटल मिला के आपके पास हो गई कॉस्ट 10,221 रुपए, टोटल लेबर कॉस्ट, ठीक है, 10,221 रुपए। या तो एक तो ये बताना था, शो द वीकली वेजेस समरी। तो ये वीकली वेजेस समरी, एक वीक की समरी बना दी, एक वीक के लिए मैंने, देखो आप सब चीजें ध्यान से, ये भी एक वीक का लिया। अब पूछा था डिपार्टमेंट लेबर आर कॉस्ट पर आर कॉस्ट, तो आर से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। तो आर से जब डिवाइड करते तो मैंने बताया आपको कि इसकी इफेक्टिव कॉस्ट निकालने के लिए आप जब आर से डिवाइड करते हो तो यहां टोटल वर्किंग आवर्स, वर्किंग, प्रोडक्टिव नहीं, वर्किंग, वर्किंग में से नॉर्मल आइडल टाइम माइनस कर देते हैं तो प्रोडक्टिव टाइम आ जाता है। ये बात तो हमने बहुत सारे चैप्टर में पढ़ी। तो वर्किंग टाइम
कितना वीकली, तो वीकली वर्किंग टाइम तो 48 आवर्स वीकली चाहिए ना। लेकिन बात ध्यान से सुनना, सब जगह आपने 180 पूरे 180 वर्कर यानी पूरी गैंग के बारे में, पूरे ग्रुप के बारे में वेजेस निकालेंगे, तो आपको आवर्स भी तो मेन आवर्स लेना चाहिए। 48 घंटे काम हुआ, वीक में 48 घंटे फैक्ट्री खुली रहती है, हर एम्प्लॉय आके काम करता है 180, तो 180 टाइम्स हो जाता है ना वो। इसलिए ध्यान में 48 इंटू 180 यानी कि 8640 घंटे वर्किंग टाइम। मैंने हमेशा ये बात बताई आपको, वर्किंग टाइम जो हुआ 180 से इंटू करके ऐसे, तो 8640 इतने आवर्स वर्किंग थे। इसमें से आइडल टाइम मतलब लीव विथ पे, भाई विथ पे लीव दे रहे हो, इसका मतलब नॉर्मल छुट्टी आती है। हाँ, अगर वो स्पेशल छुट्टी बनाएगा और हम उसका पैसा कट कर लेंगे तो वो एबनॉर्मल हुआ ना, और वहां तो पैसा देना ही नहीं पड़ेगा, तो लॉस हुआ ही नहीं। इसलिए यहां लीव को नॉर्मल बनेंगे, तो अब लीव निकाल दो। अब प्रॉब्लम है कि लीव उन्होंने वीक में दी और मुझे चाहिए आवर्स में, वो भी एक वीक की छुट्टी चाहिए। ये भी ध्यान रखना, एक वीक की छुट्टी चाहिए 180 वर्कर, तो बड़े ध्यान से, बस यही मेन पॉइंट था इसका। तो आप ऐसे करेंगे 2 वीक पर ईयर, क्या बोला उन्होंने 2 वीक, 2 वीक की छुट्टी 52 वीक में से मिलेगी, ठीक है। 2 वीक की छुट्टी मिलेगी 52 में से, तो एक वीक में कितनी मिलेगी, और 180 वर्कर को कितनी मिलेगी, क्योंकि हर वर्कर लेगा ना, तो 2 वीक की छुट्टी मिलती 52 में से, तो एक वीक में से कितनी मिलती है, ये वीक में आ जाएगा। आपका आंसर किस में आएगा, वीक में। यानी 2 छुट्टियां हैं 52, या और एक काम करते हैं, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, चलो स्टार्टिंग से आवर्स में कन्वर्ट कर देता हूं इसको। 2 वीक के लिए 2 वीक लीव, 48 आवर्स, एक वीक में 48 घंटे होते हैं पर वीक, इसका मतलब 96 आवर्स लीव 52 वीक में हुई। कितने वीक में हुई, 52 वीक में, तो एक वीक में कितने, ऐसा आ जाएगा। तो 96 आवर्स की छुट्टी मिलती है आपको 52 वीक में, तो एक वीक में मिलती है आपको 1.846, कितनी मिलती है 1.846 आवर इंटू 180 वर्कर है, सभी छुट्टी पे जाते होंगे, तो इंटू 180 वर्कर यानी 332 घंटे लगभग ये आपका लीव आई। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ लेना अच्छे से। मैं बोल रहा हूं 2 वीक की छुट्टी बनाते हैं 52 में से, तो 2 वीक मतलब 96 आवर्स की छुट्टी बनती है 52 वीक में, तो एक वीक क्या है, एक वर्कर की, ऐसा सभी ने किया होगा ना, तो 180 से इंटू करना पड़ेगा। तो इफेक्टिवली आपने 10,221 रुपए खर्च किए 180 एम्प्लॉय पे, लेकिन उन्होंने काम पूरा नहीं किया, उन्होंने कुछ छुट्टियां बनाई, और छुट्टियां बनाई तो छुट्टियों में प्रोडक्शन नहीं हो, लेकिन ये छुट्टियां नॉर्मल थी। इसलिए अब आप डिवाइड करके देखोगे तो इसमें से माइनस करता हूं 332 यानी 8308 से डिवाइड कर दो तो 1.23 इफेक्टिव आवर्ली रेट क्या आ गई 1.23 पर आवर। ये इफेक्टिव लेबर कॉस्ट पर आवर आ गई। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट जब कॉस्टिंग करेगा मटेरियल लेबर ओवरहेड जोड़ेगा तब वो ऐसे पर आवर एब्सॉर्ब करेगा। ये होता है क्वेश्चन, यानी पहला स्टेटमेंट आपका बनेगा टोटल कॉस्ट का और डिवाइड ऐसे करना है। ये ध्यान डिवाइड करने में इस क्वेश्चन में थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस थे, बाकी में नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये आप होमवर्क करें। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी मैं करवा देता हूं। क्वेश्चन 3 आरक्यू लिखो और आईएमपी लिखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए एंड बी, तो एक ही बात है, कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट है, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर अ मंथ। इस बार 1 महीने का क्वेश्चन है। एंड अलोकेट द लेबर कॉस्ट टू जॉब एक्स वाई जेड, यानी पहले आप इन दो की अर्निंग निकालो और इन दो की जो अर्निंग है उसको अलोकेट कर दो एक्स वाई जेड, क्योंकि इन्होंने काम किया होगा किस पे, एक्स वाई एंड जेड प्रोडक्ट पर।
ठीक है, कर देंगे। तो दो की अर्निंग निकाल लेते हैं, अर्निंग ऑफ ए एंड बी। बेसिक सैलरी कितनी है इनकी, बेसिक वेजेस है इनकी 100 एंड 160 मंथली दी है, 100 160। डीए कितना, डीए इनका 50%, यानी कि इतना, दोनों का 50% है, तो इसका 50 रुपए हो जाएगा, इसका 80 रुपए हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ ऑन बेसिक, अब इस बार देखो कंट्रीब्यूशन पीएफ पर बेसिक का बोला है, तो मैं जो पीएफ कंट्रीब्यूशन लिखूंगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, वो 8% बेसिक पर निकालूंगा, 8% ऑन बेसिक, ग्रॉस नहीं बोला तो डीए एड नहीं करूंगा, क्लियर लिख दिया है। ये नहीं लिखा होता तो हम ग्रॉस पे मानते, तो 8 रुपए इसका, और इसका हो जाएगा आपका 160 का 8%, यानी 12 रुपए 80 पैसे। फिर ईएसआई कंट्रीब्यूशन, ईएसआई, ये भी आपको ऑन बेसिक बोला है 2%, तो 2% यहां 2 रुपए हो जाएगा, और यहां पर 2% यानी 3 रुपए 20 पैसे हो जाएगा, ठीक है। ओवर टाइम 10 आवर्स, ए में दिए हैं, बी में नहीं, ए में दिए। अब ओवर टाइम के बारे में क्या लिखा है नीचे, नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ आर 200। जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स थे, फैक्ट्री जो खुली थी वो 200 घंटे की, लेकिन पूरे 200 घंटे वर्किंग आवर्स, प्रोडक्टिव आवर्स तो नहीं, प्रोडक्शन तो कम में हुआ होगा। अगर नॉर्मल आइडल टाइम होता तो मैं क्या करता है, 200 नॉर्मल वर्किंग आवर्स में से नॉर्मल आइडल टाइम माइनस करता है, बट देखते हैं, पढ़ते हैं। ओवर टाइम इज पेड डबल द टोटल ऑफ, सुनना, ओवर टाइम इज पेड डबल द टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस इन डीएनएस अलाउंस। तो ओवर टाइम का पेमेंट आप डबल कर रहे हो, ठीक है, यानी पहले यहां तक का टोटल लगा लेता हूं मैं, यहां तक कितना आ गया, ये तो 160 दिख ही रहा है ना, और यहां कितना हो गया 160 प्लस 80 प्लस 12.8 प्लस 3.20, यानी 256, ये नॉर्मल वेजेस हो गई, प्लस ओवर टाइम। ओवर टाइम में वो बोल रहे हैं कि इनकी बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए, यानी कि 100 प्लस 50, 100 प्लस 50, डबल द नॉर्मल वेजेस एंड डीएनएस अलाउंस, इसका डबल कर दो, तो इस 150 का डबल कर देता हूं अगर मैं, डबल, तो 300 रुपए हो जाते हैं, तो 300 रुपए दे दूंगा, नहीं 300 तो पूरे महीने के हो गए। अरे ओवर टाइम तो उसने 10 घंटे किया ना, तो डिवाइडेड बाय 200 आवर्स, इस महीने में आवर्स कितने थे 200, तो 300 रुपए जो आपने नॉर्मल वेजेस और डीए दिया वो 200 घंटे के लिए दिया, और ओवर टाइम सिर्फ 10 घंटे है ना, तो 10 घंटे का कितना, यानी एक तरीके से आपके पास रेट आ गई, क्या आ गई रेट, 300 डिवाइडेड 200 यानी 1.5, 1.5 रुपए, ये रेट आ गई, और आपने 10 घंटे के दे दिए से, तो कितने 15 रुपए, ठीक है ना। ये तरीका रहेगा, 175 हो गया, और ये हो गया 256, ये तो आ गई आपकी अर्निंग ऑफ वर्कर। फिर इसको बोला अलोकेट कर दो आप, आगे लिखा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट टू ईएसआई एंड प्रोविडेंट फंड इक्वल अमाउंट, तो हमने वैसे भी एज्यूम करा था, और 2 वर्कर एम्प्लॉयड ऑन जॉब XYZ, तो इस अर्निंग को हम XYZ, ये क्या है, ये जॉब है, प्रोडक्ट हो जो भी हो, तो प्रोडक्ट कॉस्टिंग में इसको ऑब्जर्व कर लो, लिख ही दिया। वर्कर ए की वेजेस को कैसे बांटना है, वर्कर ए की वेजेस को 40-30-30 के रेशियो में बांटना है, 40%, 30%, 30%। इसका मतलब वर्कर ए का 160 रुपए जो है, इसका 40% 64 रुपए यहां, 30% 48 यहां, 48 यहां, वर्कर ए के, यानी उसने जो काम किया 40% काम यहां किया, 30-30 यहां किया, तो वर्कर जिस वर्क पे जितना टाइम डिवोट करता है उसकी कॉस्ट हम उतनी एलोकेट करते हैं। ये बात तो हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में पढ़ी, सुपरवाइजर डिवोट 1/3 ऑफ हिज टाइम, तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट पे 1/3 चार्ज करते थे, बाकी किसी और कॉन्ट्रैक्ट पर, वही कंसेप्ट यहां पर। 50-20-30 वर्कर बी का है 50-20-30, 50%, 20% एंड 30%, तो उसकी वजह 256 है,
256 का 50% तो खैर 128 हो ही जाता है, फिर उसका 20% 51 रुपए 20 पैसे, उसका 30% 76 रुपए 80 पैसे, और ओवर टाइम का जो पेमेंट हुआ है 15 रुपए, इसके बारे में लिखा ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब नंबर वाई, तो ये पूरे 15 रुपए यहां अलोकेट हो गए ना, इसलिए मैंने इसको 175 को नहीं बांटा, समझे आप। जब स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ओवर टाइम किस प्रोडक्ट पे होगा, तो ओवर टाइम का ट्रीटमेंट की थ्योरी पढ़ी होगी उनकी आपने, इफ ओवर टाइम इज डिवोटेड टू पर्टिकुलर जॉब देन इट शुड बी चार्ज टू दैट जॉब, उसी जॉब पे चार्ज होना चाहिए। नहीं लिखा होता तो 175 को 40 30 30 के रेशो में बांट देता। ये आ गई आपकी जॉब कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट आ गई, जॉब कॉस्ट, जॉब लेबर कॉस्ट, इस जॉब पर इतनी लेबर लगी। इतना इजी क्वेश्चन था। अब सेकंड नंबर आपके भरोसे पे मैंने पढ़ा है, ठीक है, करके बताएं आप। एक पॉइंट उसमें खास है, बस उसके लिए क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूं, और वो पॉइंट अभी नहीं समझाऊंगा, देखता हूं आप लोग कितना अच्छा इंटरप्रेट करते हैं उसके कंसेप्ट, ये पूरा का पूरा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।